बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3.2 का सेक्शन 5। 3.2 यूनिट 3.2 है, ऑक्यूपेशन एंड अर्निंग। इसका सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं व्हाई डू गवर्नमेंट इंटरवीन इन लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट में गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन करती है? आपको पता है कि ज़्यादातर दुनिया में मिक्स इकॉनमी चलती है, तो मिक्स इकॉनमी में गवर्नमेंट भी, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है ना, वो किसी भी मुल्क का मेजर एम्प्लॉयर भी होती है इन मैनी कंट्रीज, ऑफन एम्प्लॉइंग द लेबर ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ टीचर, डॉक्टर, सिविल सर्वेंट, आर्मी personnel and other public sector workers. Because it is such a major source of demand for labor, it is able to exert a big influence over the market wage rate for different occupation in different areas. However, government also often intervene in labor market. वो labor market में भी intervene करती है। किस तरह intervene करती है और क्यों करती है? To protect the rights of employee and employer. एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट लॉज बनाती है। उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट कोड्स बनाती है, जिसे हम लेबर कोड्स बोलते हैं, और जिसमें एम्प्लॉयमेंट लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन के वर्क प्लेस पे, जैसा फैक्ट्रीज़ के अंदर अक्सर जो वर्कर्स हैं वो उनके साथ इंजरीज़ हो जाती हैं, और उनके लिए हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस वगैरह के लॉज बनाती है। हैव बीन इंट्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज नॉट ओनली टू गिव एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स सर्टन राइट्स बट ऑल्सो टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्विंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच अदर्स। तो वो उन्हें रिस्पॉन्सिबल भी करते हैं, अगर उनमें किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो उनको उसकी पेनल्टी भी की जाती है। इन अ टोटली फ्री लेबर मार्केट a powerful employer may not provide a safe working environment. A powerful employee safe working environment नहीं देता for employee, और a powerful trade union may not deliver level of labor productivity expected by employer. For example, the table below lists some of the key legal rights and responsibility of employees and employer in the European Union. अच्छा, सेकंड नंबर पे, टू outlaw and regulate restrictive practices that may be used by powerful trade union and major employer. अब देखें, टू आउटलॉ ट्रेड यूनियंस की कुछ रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह वो स्ट्राइक कर देते हैं, जिस तरह इंडस्ट्रियल एक्शंस होता है और बाइकआउट कर देते हैं वो काम का, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का नुकसान होता है। तो ट्रेड यूनियन के ख़िलाफ़ भी गवर्नमेंट लॉज बनाती है। इसी तरह मेजर एम्प्लॉयज़ भी कुछ रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस करते हैं जिनके खिलाफ वो लॉज बनाती हैं। इन अ फ्री मार्केट वेज रेट विल बी सेट बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द, फ्री मार्केट में वेज रेट कहाँ डिटर्मिन होता है? जहाँ डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर मीट करती है। अब अगर वो वेज रेट इतना नहीं है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड या बेसिक नीड पूरी हो सके, तो फिर गवर्नमेंट एक वेज रेट डिटर्मिन करती है जो इक्विलिब्रियम प्राइस से थोड़ा सा ऊपर होता है, इक्विलिब्रियम वेज रेट से थोड़ा सा ऊपर होता है, और वो असिस्ट करने के लिए करती है वर्कर्स को कि कम से कम जो भी वर्कर को हायर करे वो इतना पे लाजमी करे। क्योंकि मार्केट के अंदर, ये देखें यहाँ पे, अगर देखें इस डायग्राम पे, तो ये इक्विलिब्रियम वेज रेट है। अब गवर्नमेंट देखती है कि इस वेज रेट पे लोगों की, क्योंकि मार्केट में तो वेज रेट यहीं पे डिटर्मिन होना है, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो गवर्नमेंट ये देख रही है कि इस वेज रेट पे वर्कर्स जो हैं उन अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाते, तो वो फिर अपना वेज रेट बढ़ा देती है। वो लॉ पास करती है जिसको हम मिनिमम वेज लेजिस्लेशन बोलते हैं। मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, उस लेजिस्लेशन पास करती है। लेजिस्लेशन बोलते हैं, पार्लियामेंट में कानून पास होता है, तो वो उसको हम मिनिमम वेज लेजिस्लेशन बोलते हैं। उसके तहत पूरे मुल्क में मिनिमम वेज सेट कर दी जाती है कि अब जिसने भी वर्कर हायर करना है कम से कम उसे इतना पे करना है, और वो हमेशा ओवर एंड अबव होता है इक्विलिब्रियम वेज रेट से। तो ये लिखा भी होता है मिनिमम वेज डिबेट, ठीक है। तो फ्री मार्केट के अंदर फिर गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट देखती है कि पावरफुल एम्प्लॉयर में बी एबल टू सेट अ लो मार्केट वेज, कि वो पावरफुल एम्प्लॉयर जो है वो वेज रेट कम रख रहा है, वाइल अ ट्रेड यूनियन में यूज इट पावर ओवर द सप्लाई ऑफ लेबर। अब यूनियन जो है वो सप्लाई पे कंट्रोल करती है। ट्रेड यूनियन कहती है जी हमने जो है सप्लाई नहीं करनी, अगर वेज रेट लो होगा तो इससे मुल्क को नुकसान होता है कि प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो टू फर्म और ऑक्यूपेशन टू फोर्स अप मार्केट वेजेस
ताकि वो मार्केट वेजेस को बढ़ाएं विदाउट सिमिलर गेन इन लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी में गेन के बगैर, यानी एक तरफ पावरफुल एम्प्लॉयर वेज को कम कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन क्या कर रही हैं कि वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं कि भाई हम जब तक वेज अप नहीं जाएंगे हम सप्लाई नहीं करेंगे। तो दोनों सूरतों में मुल्क का नुकसान है। तो फिर लॉज हैव बीन इंट्रोड्यूस इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज़ टू कंट्रोल द पावर ऑफ एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन। तो फिर लॉज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि ट्रेड यूनियंस की पावर और एम्प्लॉयर की पावर को कंट्रोल किया जाए ओवर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन। यानी वेजेस का लॉ अप्लाई होगा एम्प्लॉयर पे और वर्किंग कंडीशंस का ट्रेड यूनियन पे या सप्लायर्स वगैरह का। फॉर एग्जांपल इन द यूके एम्प्लॉयर मस्ट ऑब्जर्व द लीगल राइट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉयज़ का लीगल राइट भी पूरा करना है, और वो क्या है। एंड ट्रेड यूनियन नो लॉन्गर हैव द राइट टू स्ट्राइक, और ट्रेड यूनियन की बात कोई राइट नहीं है कि वो स्ट्राइक करें विदाउट फर्स्ट कंडक्टिंग अ फुल बैलेट ऑफ देयर मेंबर्स। यानी पहले वो बैलेटिंग करेंगे अपने मेंबर्स की कि कितने वर्कर्स चाह रहे हैं कि स्ट्राइक करें, और अगर ज़्यादा वर्कर चाह रहे हैं तो फिर वो स्ट्राइक करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। ट्रेड यूनियन में ऑल्सो बी लाइबल फॉर एनी डैमेजेस और लॉसेस सफ़र्ड बाय एन एम्प्लॉयर। ट्रेड यूनियन पे लाइबिलिटी भी होती है कि अगर उनकी वजह से कोई एम्प्लॉयर को नुकसान हुआ है, उसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो गई है और उसे लॉस हुआ है फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्शन की वजह से एम्प्लॉयर को डैमेज हुआ है, तो वो लाइबल होंगे ट्रेड यूनियन। ठीक है, अच्छा, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एम्प्लॉयर को भी कंट्रोल कर रही है और ट्रेड यूनियंस को भी कंट्रोल कर रही है। टू रेज द वेजेस ऑफ द लोएस्ट पेड वर्कर। अब लोएस्ट पेड वर्कर की वेजेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या सेट करती है, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन लॉ पास करती है जिससे वर्कर एक्सप्लॉइट नहीं होता। मैनी कंट्रीज़ हैव मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। बहुत सारी कंट्रीज ने ये कानून पास किया होता है मिनिमम वेज लेजिस्लेशन का, डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल एंड लो पेड वर्कर, जो लो पेड वर्कर को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इसका नुकसान भी ये इसकी इतनी खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती इस कानून की, क्योंकि अगर कोई वर्कर रिपोर्ट करेगा कि मुझे मिनिमम पे से कम पे किया जा रहा है, फिर ही उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और वर्कर बेचारे चूँकि पुअर हालत में होते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं होते, तो वो इस डर से कि कहीं हमें जो एम्प्लॉयर है वो निकाल ना दे नौकरी से, वो इसलिए इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि वो जाएं और कोर्ट में जाके या किसी को कंप्लेन करें कि हमें ये कानून के अगेंस्ट पे किया जा रहा है। तो वो इस वजह से लो पे भी काम कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर पकड़ा जाए ऐसी सिचुएशन में कि अगर वो लो पे कर रहा है, तो वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय पावरफुल एम्प्लॉय, यानी पावरफुल एम्प्लॉयर की एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं लो पेड वर्कर्स को मिनिमम वेज लेजिस्लेशन के ज़रिए। द फर्स्ट नेशनल मिनिमम वेज लॉ वॉज इंट्रोड्यूस इन द न्यूजीलैंड इन 1896 में हुआ था, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर यूके में हुआ, एंड अगेन इन 1999 में। ये सारे वो टाइम है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्कर काम कर रहा था। इन 2006 इन द यूरोपियन यूनियन 18 आउट ऑफ 25 मेंबर स्टेट हैड नेशनल मिनिमम वेजेस। तो 18 में 25 स्टेट्स थी यूरोपियन यूनियन की जिसमें 18 में मिनिमम वेज लेजिस्लेशन पास हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम रेजिंग द पे ऑफ, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि हर कंट्री में या मोस्ट ऑफ द कंट्री में मिनिमम वेज लेजिस्लेशन पास की जाती है ताकि जो वर्कर्स हैं वो एक्सप्लॉइट ना हों एम्प्लॉयर के हाथों। ठीक है, इसको सिर्फ यहाँ तक ही रखें। उसके बाद है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट इंटरवीन इसलिए भी करती है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। अब ये गवर्नमेंट कैसे करती है, गवर्नमेंट में ऑफन प्रोवाइड अनएम्प्लॉयड वर्कर विद हेल्प रीट्रेनिंग इन द न्यू स्किल्स, यानी उनको नई स्किल्स देती है, वर्कर को सिखाती है, रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। इधर पाकिस्तान में भी लाहौर के अंदर, कराची के अंदर गवर्नमेंट के पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशन के नाम से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बेरोज़गार लोगों को डिफरेंट ट्रेनिंग दी जाती हैं, किसी को मैकेनिक की, किसी को प्लम्बर की, किसी को इलेक्ट्रिशियन की, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती हैं ताकि उनको वो स्किल्ड हो जाएं और उनको जॉब ढूंढने में आसानी हो। तो गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उन्हें प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट टू द फार्म, उन फार्म्स को जो कि ऐसे एरिया में लोकेट है जहाँ हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। तो गवर्नमेंट उनको कहती है कि भाई उसी एरिया में रहें
और हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। तो गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रोवाइड एन एम्प्लॉयमेंट सर्विस टू हेल्प पीपल लुक फॉर जॉब्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्विस भी बनाती है, वो जॉब फेयर भी करवाती है। जॉब फेयर मतलब जॉब के मेले लगते हैं डिफरेंट एक्सपो सेंटर्स के अंदर, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज को बुलाया जाता है और वहाँ पे लोग भी आते हैं और वो उससे एंटरटेन होते हैं। इन दिस वे गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। इससे वो जो आपको सर्च करने की कॉस्ट पड़ती है कि जॉब सर्च करने, आपको एक ही जगह पे डिफरेंट कंपनीज आई होती हैं और वहाँ पे वो वर्कर्स को जो है वो करती हैं, वहीं पे जॉब प्रोवाइड करती है। टू आउटलॉ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, देखिए ये सबसे बड़ा जो है ना इम्पॉर्टेंट काम है। डिस्क्रिमिनेशन एक्ट्स भी बने हुए हैं डिफरेंट कंट्री में, अमेरिका के अंदर हैं, यूरोप के अंदर हैं। डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के नाम से ऐसे कानून पास किए गए हैं जिसमें आप ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इवन आप जॉब के लिए एडवर्टीज़मेंट नहीं लगा सकते कि जिसमें लिखा हो कि रिक्वायरमेंट में लिखा हो फीमेल इज़ रिक्वायर्ड या मेल इज़ रिक्वायर्ड, तो उसमें जेंडर को की जगह पे आप एनी मेंशन करते हैं कि कोई भी जो कि स्किल्ड हो, जो कॉम्पिटेंट हो, जिसके बाद ये एजुकेशन हो, वो आ सकता है। कोई उसके लिए सेक्स, रेस, रिलीजन और डिसेबिलिटी, इवन वो डिसेबल भी है लेकिन वो अगर काम कर सकता है तो वो आए, उसको एंटरटेन किया जाता है, उसको जॉब प्रोवाइड की जाती है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जो सेक्स, रेस या रिलीजन की बेस पे की हो उनको आउटलॉ करती है। आउटलॉ मतलब कम्प्लीटली बैन करती है कि वो नहीं हो सकती। तो ये सारा कुछ इसमें हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है। आपने इनकी हेडिंग तो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए, उसको लिखें और याद करें और बस ठीक है, इसको इतना ही रखें। ट्रेड यूनियंस का आप बिज़नेस में मैं करा चुका हूँ, ट्रेड यूनियंस क्या होती है और ट्रेड यूनियन के क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियन के फंक्शन और ट्रेड यूनियन क्या होती है हम कर चुके हैं, इसको आप इधर से भी पढ़ लें। ठीक है, ट्रेड यूनियंस आपके निगोशिएट करती है, डिफेंड करती है एम्प्लॉयज़ के राइट्स को और इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस के लिए फ़ाइट करती है, इम्प्रूविंग पे और अदर बेनिफिट्स के लिए फ़ाइट करती है। तो ये इसके फंक्शन है। इसमें भी अभी रिसेंटली हमने बिजनेस में पढ़े, ये सारे आप पढ़ें। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी कराती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराती है। इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है कि लेबर के लिए लॉज पास किए जाएँ। डेवलपिंग द स्किल यूनियन मेंबर्स, और यूनियन मेंबर की स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है। सपोर्ट मेंबर हु हैव बीन डिसमिस्ड, और जो डिसमिस हो गए और जॉब ढूंढ रहे हैं या इंडस्ट्रियल एक्शन में हैं उनको सपोर्ट करती है। इंडस्ट्रियल एक्शन मतलब स्ट्राइक वगैरह पे हैं। इनकरेजिंग फर्म टू इंक्रीज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन, हाँ फर्म्स को इनकरेज करती है कि वो डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन लेकर आएँ, यानी डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप लेकर आएँ। तो ये सारे फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। और ट्रेड यूनियंस, टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन में जनरल ट्रेड यूनियन है, इंडस्ट्रियल यूनियन है, क्राफ्ट यूनियन है, नॉन मैनुअल यूनियन, प्रोफेशनल है। जनरल यूनियन में हर तरह का बंदा वर्कर जो है मेंबर हो सकता है। रिप्रेजेंट वर्कर फ्रॉम मैनी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूनियन में सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे रिप्रेजेंट वर्कर इन द सेम इंडस्ट्री, टेक्सटाइल के हैं तो टेक्सटाइल के वर्कर हों। ठीक है, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री के हैं तो केमिकल के सारे वर्कर उसमें होने चाहिए। क्राफ्ट यूनियन में जो हुनरमंद लोग हैं जिनके अंदर स्किल है, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की, ये वो वाले लोग हैं। ऑफन स्मॉल एंड relatively few in numbers होते हैं। they usually represent worker with the same skill across several industries such as in the union of operator, technician in cinema, video projector in span, या प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन ये भी कह सकते हैं। नॉन मैनुअल इनको प्रोफेशनल एसोसिएशंस बोलते हैं, जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट की एसोसिएशन है ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, जिस आपकी लॉयर्स की है लॉ बार एसोसिएशन, तो सारे वहाँ लॉयर्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये वाइट कॉलर यूनियन इनको बोलते हैं। रिप्रेजेंट वर्कर इन अ नॉन इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन आते हैं, डॉक्टर की, इंजीनियर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, बैंकर्स की, लॉयर्स की, ये उन सब की यूनियंस होती है। ठीक है, यहाँ तक इसको रखें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।